3 जनवरी की रात 2 बजे अमेरिका ने अपनी पूरी फौज को पूरी तैयारी के साथ साउथ अमेरिका के एक स्टेट वेनेजुएला की तरफ भेज दिया। अपनी प्री प्लानिंग स्ट्रेटजीज के साथ ये फौज वहां वेनेजुएला की कैपिटल में घुस गई और डेल्टा फोर्स के जरिए ऑपरेशन करके वहां से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को उसके वाइफ समेत गिरफ्तार करके अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए। 1 घंटे में इस मुल्क को कब्जा किया और वहां ये ऐलान किया कि यहाँ पर जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या है इस मुल्क में जिसके लिए अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है? Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. और क्यों वेनेजुएला के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुगो चेविज और निकोलस मैडुरो ने सीधा अपनी सॉवरेनिटी के लिए अमेरिका को चैलेंज किया? इन सब के पीछे क्या है, चलो असल पॉइंट को पकड़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ, जिसमें दोनों कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ाई। अमेरिका का एक्सपोर्ट रेट, मिलिट्री सेल्स, मर्चेंडाइज और एनर्जी सेक्टर दिन ब दिन बढ़ रहा था। बड़े बड़े फर्म ने उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आपने हमें लोन्स प्रोवाइड ना की तो फ्रांस, यूके और बहुत सारे कंट्रीज सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड करके हमें बहुत पीछे छोड़ देंगे और हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इन फर्म्स को बहुत भारी लोन दिए ताकि सोवियत यूनियन को पीछे छोड़कर अपने प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करे। इसी लोन्स की वजह से उस वक्त अमेरिका की प्रोडक्शंस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो अमेरिका ने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ ऑयल डील्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ जब हाई लेवल ऑयल रिजर्व्स मौजूद थी और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अमेरिका ने टॉप 3 ऑयल रिजर्व कंट्रीज वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और कनाडा के साथ भी हाथ मिला लिया और उनको नेशनल सिक्योरिटी फराहम करने का प्रॉमिस कर दिया। इसी दौरान अमेरिका के ऑयल रिजर्व्स अपनी पीक लेवल पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को फ्यूचर में ऑयल शॉर्टेज का खतरा पैदा हुआ। इसके कुछ ही सालों बाद ईरान में अमेरिकन एलाई गवर्नमेंट जो मोहम्मद रजा पहलवी चला रहा था, उसके खिलाफ ईरान में रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया और रूहुल्लाह खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया, जबकि ईरान मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथों से निकल गया। ईरान के इस नए लीडर ने सारे ऑयल को नेशनलाइज करके अमेरिकन कंपनीज को ईरान से निकाल दिया। इससे पहले इराक ने भी सारे ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करके अमेरिकन कंपनीज को बाथ पार्टी के एक लीडर ने निकाल दिया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। अमेरिका को अपना इकोनॉमी मेंटेन रखने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अमेरिका इन 2 कंट्रीज पर बहुत स्ट्रिक्ट नजर रख रहा था और अमेरिका को सिर्फ ये एक इशारा चाहिए था कि कब मैं वॉर की शक्ल में इन 2 कंट्रीज में एंटर हो जाऊं। तो जब 1991 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका को तो सिर्फ बहाना चाहिए था, तो उन्होंने सीधा इराक के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए। सद्दाम हुसैन ने जब ये देखा कि अमेरिका हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो सद्दाम हुसैन ने सीधा ऑयल एक्सपोर्ट्स को डॉलर से कन्वर्ट करके यूरोज में शुरू कर दिया, जो अमेरिका के लिए ओपन चैलेंज था। तो इसके जवाब में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर वॉर क्राइम्स और न्यूक्लियर वेपन्स का इल्जाम लगाया और अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला करने का मंसूबा बनाया। तो उस वक्त साउथ अमेरिका के एक मुल्क वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑफिसर ने करप्शन और अपने ऑयल को बचाने का कैंपेन शुरू किया और इलेक्शंस जीतकर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बन गया, जिसका नाम था हुगो चेविज। हुगो चेविज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर था और उसने वेनेजुएला के अंदर सोशलिज्म पे काम शुरू किया और आते ही ऑयल को अपने मुल्क में नेशनलाइज किया और अमेरिकन कंपनीज को वहां से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका के कैपिटलिज्म इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर हुआ और वो सीधा नीचे गिर गई, जिस पर अमेरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगाए। अपने सारे इत्तेहादियों को अलर्ट कर दिया कि आज के बाद वेनेजुएला से कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा और ना ही किसी किस्म का ट्रेड करेगा। लेकिन हुगो चेविज ने अपने करीबी मुल्क क्यूबा के साथ रिलेशंस बनाए और उनके साथ कुछ सीक्रेट डील्स बनाए, जिसमें क्यूबा ने वेनेजुएला की मिलिट्री को अमेरिका के खिलाफ ट्रेन करना शुरू कर दिया। फिर उसने चाइना, रशिया और ईरान के साथ दोस्ती बनाई। उस वक्त चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही थी और चाइना को बहुत ज्यादा तेल चाहिए था, तो उसने चाइना को तेल भेजना शुरू कर दिया। रशिया के साथ वेपन्स डील किया और ईरान के साथ बहुत क्लोज डिप्लोमेटिक टाइज बनाई। अब अमेरिका ना तो चाइना को कुछ कह सकता था और ना ही रशिया को और ना ही ईरान को, क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। तो अमेरिका ने उस वक्त इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन किया और उसको पकड़कर उसके खिलाफ ट्रायल शुरू की। ये सब हालात देखकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हुगो चेविज ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारा मुकाबला
और वो कंट्रीज जिनके पास तेल है उनका मुकाबला एक ऐसे स्टेट के साथ है जो खुद को दुनिया का ओनर समझता है। बट हम कभी भी अमेरिका के ऑर्डर्स को तस्लीम नहीं करेंगे। और जब उससे एक जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका से वेपन्स क्यों नहीं लेते, तो उसने जवाब में कहा कि हमें ना अमेरिका की ज़रूरत है और ना अमेरिका की वेपन्स की, और जो वेपन्स हमने अमेरिका से लिए हैं वो हम वापस भी कर सकते हैं। मतलब वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि अमेरिका हम पर डिपेंड करती है, वी डू नॉट। और यूनाइटेड नेशन में भी पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को शैतान कहा, जो बहुत पॉपुलर हो गया था। तो इसके जवाब में अमेरिका ने हगो चेविस को लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा डिक्लेयर किया और धीरे धीरे लोगों को उनके खिलाफ कर दिया, जिसकी वजह से वेनेजुएला के अंदर बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। हगो चेविस तो अपनी पूरी हुकूमत में अमेरिका के खिलाफ था और अमेरिका के एक हुक्म को भी नहीं माना। तो जब हगो चेविस की डेथ हो गई, उसके बाद वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट अब वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बन गया, जिसका नाम था निकोलस मडूरो। निकोलस मडूरो जब प्रेसिडेंट बन गया तो मुल्क की हालत उस वक्त बहुत खराब थी, इकोनॉमी नीचे गिर गई थी, ऑयल प्राइसेस डिस्टर्ब थे और लोगों के लिए गुर्बत बढ़ रहा था। और जब उस वक्त प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने वेनेजुएला के ऊपर कुछ और सैंक्शंस लगाए, तो मडूरो ने हर मुश्किल का इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगाया कि ये हमारे साथ इकोनॉमिकल वॉर चला रहा है। और मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए मडूरो ने अमेरिका का इंतजार किया, लेकिन अमेरिका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो जब 2018 में दोबारा मडूरो ने इलेक्शन जीत लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो मडूरो को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और पूरी दुनिया को ये बताया कि ये जो इलेक्शंस मडूरो ने जीते हैं ये फ्रॉडुलेंट इलेक्शन थे। चेविस के बाद मडूरो भी ऑयल के मामले में अमेरिका के खिलाफ था और वो अपना सारा ऑयल रशिया, चाइना और इंडिया को एक्सपोर्ट करता था। तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मिल गया और अमेरिका ने ये सोचा कि इस वेनेजुएला का अब कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये आज हमारी जितनी भी राइवल स्टेट है उनके साथ इत्तेहाद कर सकता है, तो कल यहाँ इस रीजन में कुछ एलाइज बनाकर हमारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस और भी सख्त कर दिए और सिर्फ ये नहीं, अपने पहले प्लान पर काम भी शुरू कर दिया और मडूरो और उसके 15 साथियों पर नार्को टेररिज्म का इल्जाम लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दौरान मडूरो की सर का कीमत $15 मिलियन रखा। फिर उसके बाद वेनेजुएला में अपोजिशन पार्टी के लीडर जुआन ग्वाइडो के साथ इत्तेहाद कर लिया और उसको मडूरो के खिलाफ बढ़ाने के लिए सीक्रेट फंडिंग शुरू कर दी ताकि ये वहां पे लोगों में बगावत शुरू करे। मडूरो ने अमेरिका के इस एक्ट को देखकर अमेरिका को इंपीरियलिस्ट कहा और मडूरो ईरान, रशिया, चाइना और क्यूबा के और करीब हो गए। अब बाइडेन के टाइम में जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गए, तो एक तो बाइडेन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था और फिर उसके साथ अपने कुछ डेलीगेट्स को बिठाकर ये ऑफर किया कि हम तुम्हारे लिए कुछ सैंक्शंस में रिलीफ करेंगे, तुम हमारे लिए ऑयल प्रोवाइड करो। लेकिन 2024 में जब मडूरो ने दोबारा अपनी जीत का ऐलान किया, तो अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर मडूरो की मुखालिफत शुरू कर दी और उसकी जगह अपोजिशन लीडर को सपोर्ट करने लगे। तो जब 2025 में ट्रंप दोबारा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, तो अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका को अब पता था कि हम तो दोबारा ऑयल पीक लेवल पर पहुंच गए। अगर हमने आज ऑयल के लिए कुछ किया नहीं, तो कल इसी ऑयल की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे गिरेगी। इसीलिए ट्रंप ने वेनेजुएला की कुछ ऑर्गेनाइजेशन को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया और वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को अपने कब्जे में कर दिया और वहां नेवल ब्लॉकेड्स भी लगाई। और अमेरिका जब भी वेनेजुएला की किसी भी ऑयल टैंकर को समंदर में देखती थी, तो वो सीधा उसको शॉर्ट करने लगी। इस पर मडूरो ने ओपेक कंट्रीज से ये अपील किया कि मेरे ऊपर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुझे अमेरिका से बचाने की कोशिश करो। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा कि हमारे सैंक्शंस तो इस पर कोई असर नहीं कर रहा, तो अमेरिका ने वेनेजुएला को टेक ओवर करने का प्लान बनाया और 3 जनवरी की रात 2 बजे अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू करके वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। सबसे पहले अमेरिका ने साइबर अटैक किए और इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। फिर उसके बाद अपने 150 से ज्यादा जेट्स वहां पे भेज दिए, जिसने सबसे पहले मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया और फिर अपने सबसे तेज डेल्टा फोर्स को वहां लैंड करवा दिया, जिसने वेनेजुएला की कैपिटल कैरेकस में घुसकर प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया और अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए। अमेरिका ने इस डेल्टा फोर्स के जरिए सद्दाम हुसैन और उसामा बिन लादेन को भी कैप्चर किया था। मडूरो को न्यूयॉर्क ले जाकर वहां उसके खिलाफ नार्को टेररिज्म का ट्रायल शुरू कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब वेनेजुएला को टेम्पररी अमेरिका चलाएगा ताकि ऑयल प्रोडक्शन दोबारा बहाल हो जाए। और उसने साथ में ये ऐलान भी कर दिया कि वेनेजुएला के अंदर जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, अमेरिका उसके साथ भरपूर ताउन करेगी।
चाइना, रशिया, ब्राजील और वेनेजुएला की एलाइज कंट्री ने अमेरिका की इस एक्ट की भरपूर मजम्मत की, जबकि अपोजिशन पार्टी ने इस कैप्चर को बहुत सेलिब्रेट किया और इवन कुछ अवाम ने भी सेलिब्रेट किया और कुछ ने इस कैप्चर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी। लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका ने ये काम असल में हमारी इंटरेस्ट के लिए किया, बट दे आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि अमेरिका के लिए अवाम का इंटरेस्ट नहीं, ऑयल ज़रूरी है। सब्सक्राइब टू चैनल।